केवल एक क्लास में आप क्या क्या सीख जाएंगे, चेक करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में। सब्सिडीज, इनका रोल होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि एनआईटी को कंप्यूट करने में। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आने वाले चैप्टर्स के लिए भी और आज के टॉपिक के लिए भी। इकोनॉमिक असिस्टेंस किसको कहते हैं, ये भी हम आज की क्लास में जानेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होती है, इसको भी हम आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुछ फॉर्मूलेज होंगे जो कि एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालने में आपको हेल्प करेंगे। इसका भी डिस्कशन आज की ही क्लास में होगा। तो एक क्लास में इतना सब कुछ, शुरू करते हैं। आइए, वेलकम टू एजू ग्रोथ विद सुधीर मित्तल। आज हम जो पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक नंबर 2.6 है आज। इससे पहले हम शुरू करें, लिस्ट ऑफ टॉपिक आपके सामने है इस चैप्टर की। 2.1 से 2.5 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप सबको जिन्होंने ये क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, एक बार इस वीडियो को पॉज करके चेक करना चाहिए। जिस वीडियो को आपको लगे कि आपका इस टॉपिक में प्रिपरेशन ठीक नहीं हुआ, उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर सीधा उस वीडियो पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट में एनआईटी 2.6 नंबर पे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। और लास्ट क्लास जो होगी इस चैप्टर की एग्जाम सीरीज होगी। इंपॉर्टेंट नोट वंस अगेन, इन सभी टॉपिक्स के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जौन सा टॉपिक चाहें, जब चाहें आप उसको वॉच कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में या फास्ट मोड में। आज का टॉपिक 2.6 नेट इनडायरेक्ट टैक्स से शुरू होता है। इसको हम शॉर्ट में एनआईटी बोलते हैं। हम जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, तो एनआईटी ही ज़्यादा आपका फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा आज के टॉपिक और आने वाले चैप्टर्स के टॉपिक में। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। इसका हमको क्या फ़ायदा होगा पढ़ने का, हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने में या हमारे क्वेश्चंस को अटेंड करने में। देखिए, on the basis of previous classes we already know that in domestic income and national income we include only the value of the final goods and services। ये हम पहले कई बार बता चुके हैं कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं या डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, तब केवल गुड्स एंड सर्विसेज, वो वाली गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल हैं, जो इंटरमीडिएट नहीं है, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने ना वैल्यू वर्ड को अलग से येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है, जहाँ मेरा माउस या कर्सर फ्लो कर रहा है। ये वैल्यू को हमने हाईलाइट क्यों किया है, देखते हैं आगे। द वैल्यू वी टॉक्ड अबाउट इन पॉइंट 1 अबव इज ऑलवेज द मार्केट वैल्यू। तो अब हमने यहाँ पे आपको इस वैल्यू का जो टर्म है इसको डिफाइन किया कि ये मार्केट वैल्यू होती है, कि मार्केट में कोई चीज किस प्राइस पे सेल हो रही है। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या होती है अब और देखते हैं। मार्केट वैल्यू इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल सेलिंग प्राइस है ना मार्केट में, उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। एंड देयरफॉर द टर्म मार्केट वैल्यू इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस टू। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता आज मालूम चल जाएगा कि जो भी सामान आप बाजार में खरीदते हो उस सभी सामान पर जीएसटी लग के आता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, बताएंगे हम आगे, पर एग्जांपल के लिए जीएसटी की बात हम अभी कर रहे हैं। तो जो भी आप सामान बाजार में खरीदते हैं, चाहे वो फूड आइटम है, चाहे वो आपका क्लोथ्स है या आपके और भी कुछ चीज़ें हैं, उन सब पर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगकर आता है। तो वो जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो जिस प्राइस पे आपको मिलती है वो चीज़, उस प्राइस में ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल जीएसटी ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो वो इंक्लूड होने के बाद जिस प्राइस पे आपने उसको खरीदा वो होती है मार्केट वैल्यू। तो हम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं वो मार्केट वैल्यू होती है, और उस मार्केट वैल्यू में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हिंट लगना स्टार्ट हो गया होगा कि जो ये टर्म थी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें से अभी तक हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात तो हमने करनी शुरू कर दी, और अभी नेट की बात हमने नहीं की है, वो भी करेंगे आने वाले पॉइंट्स में। 4 पे आपको हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली क्या होते हैं।
किसी भी कंट्री में दो तरह के टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप इनकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं किताबों में और जो इकोनॉमिस्ट ने दी हैं। जो सबसे अच्छी आसान जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन या सेलिंग पे लग रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन या सेल करने पे लग रहा है वो हमारे सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और जो टैक्स किसी बंदे की इनकम पर लग रहा है, उसकी प्रॉपर्टी या असेट्स पर लग रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट टैक्स है। तो इस वाले टॉपिक में हमारे लिए केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही इंपॉर्टेंस है। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट टैक्सेस का अभी कोई रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आप केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ही फोकस कीजिए। जो मैंने आपको बताया वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, और मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली को बोल देता हूँ आपके आगे। Indirect taxes are those which are imposed by government on production or sale of goods and services। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके जी इनडायरेक्ट टैक्सेस के? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको पता है, आप ये वाला टॉपिक क्लास 11th के अकाउंट सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। एक और एग्जाम्पल है एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी जीएसटी के आने से पहले तो हर चीज़ पर लगती थी, अब ये किसी किसी चीज़ पर लगती है, जैसे कि अल्कोहल है या टबैको प्रोडक्ट्स हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, इन पर ही लगती है एक्साइज ड्यूटी, पर अभी भी है ये। और बेसिक कस्टम ड्यूटी, जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं बाहर के कंट्री से, तो वहाँ पर गवर्नमेंट अलग से एक टैक्स लेती है जिसका नाम होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। आगे देखते हैं। वी फोकस हेयर ओनली ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। बताया ना मैंने आपको कि इस वाले टॉपिक में हमने आपको समझाया जरूर कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फर्क होता है, लेकिन हमारे आज के टॉपिक में केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए आप दिमाग में केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में ही सोचें। इफ वी वांट टू नो द डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम ऑन ग्रॉस वैल्यू बेसिस, है ना, वी हैव टू इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, एक तो पूरे कंट्री की इनकम हम निकालें तो उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, या एक दूसरे टर्म से सोचें कि अभी आएगा वाला टॉपिक, तो उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो एक तो ये जो दोनों कंप्यूटेशन है जीडीपी की और नेशनल इनकम की, एक तो ये होती है ग्रॉस वैल्यू बेसिस पे और एक होती है नेट वैल्यू बेसिस पे। तो जो ग्रॉस वैल्यू बेसिस है उसका मतलब ही ये है कि उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल है, और जो नेट वैल्यू पे बेस्ड है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल नहीं है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया अभी तक वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में किया। अब हम आगे धीरे धीरे नेट वाले वर्ड पर भी आएंगे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। देखिए, फॉर्मूला पढ़ते हैं सबसे पहले। इसके पढ़ने से ये आसान है, छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ गए, बजाय कि हम आपको पहले लिटरेचर समझाएंगे क्या होता है ये सब। तो पहले फॉर्मूला, फिर उसको धीरे धीरे हम एक्सपेंड करके समझाएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। एकदम से ना बहुत सिंपल सा फार्मूला है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको बताया जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इस तरह से। तो ये टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे ले रही है, यानी कि हमको पैसा पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में। और कहीं कहीं ये देखा गया है कि गवर्नमेंट हमको सब्सिडीज के रूप में कुछ पैसा देती है ना। फॉर एग्जांपल, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है तो उस पर आपको सब्सिडी मिलती है। अभी तक मिलती थी, कुछ टाइम से बंद हो गई है, लेकिन वो इतने सालों से अब तक वो मिलती थी सब्सिडी, है ना। तो गवर्नमेंट को जो पैसा मिला, हमसे, हमारी पॉकेट से पैसा निकल कर जो गवर्नमेंट के पास गया, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉकेट से निकाल के हमको पैसा दिया वो होगी सब्सिडीज। तो हमने जो पैसा हमसे गया उसमें से जो हमको पैसा आया वो लेस कर दिया, दैट मीन्स हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को लेस कर दिया। जो नेट बच गया वो क्या आ गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। छोटी सी बात है बिल्कुल। आगे देखते हैं। और सब्सिडीज का दो और नाम है, आप कभी एग्जाम्स में किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हमने आपको बताया। सब्सिडीज को हम लोग इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कहते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहते हैं। ये जो दोनों नाम हैं ये सब्सिडीज के सिनोनिम्स हैं, आप इनको इंटरचेंजेबली आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम आपको बता रहे हैं जी कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और सब्सिडीज हैं, इनका डिटेल, इनका ये क्या चीज़ें होती हैं और साथ में इनका डिफरेंस इस एक ही स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसका और फर्स्ट पॉइंट इसका, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए फर्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है, दीज आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन
एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता ही ये वाली बात, मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन या सेल पर जो गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगाती है उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और सब्सिडीज क्या होती हैं, इधर देखिए सब्सिडीज के नीचे, दीज आर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडीज कंज्यूमर्स को ही देती है, वो प्रोड्यूसर्स को भी देती है। वो अलग अलग तरीके होते हैं गवर्नमेंट का पैसा देने के दोनों को, ठीक है। तो आपको मैंने एग्जांपल बताया था एलपीजी सिलेंडर का, इन दैट केस वी वर कंज्यूमर्स रिसीविंग सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये वन एंड वन आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट पे इधर इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की पॉकेट से पैसा जा रहा है, और इधर सेकंड फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की तरफ से पैसा उनकी तरफ आ रहा है। पॉइंट 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, दीज इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। सीधी सी बात है, किसी चीज पर टैक्स लगेगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। और इस सामने क्या लिखा हुआ है, दीज रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। आपके घर में मान लीजिए एलपीजी सिलेंडर आया 1000 रुपीज़ का, गवर्नमेंट ने बाद में उसमें 80 रुपीज़ की सब्सिडी दे दी, आपको कितने का पड़ा, 920 का ना। तो ये 920 तो ही मार्केट प्राइस हुआ, इफेक्टिव मार्केट प्राइस क्या हुआ उस एलपीजी सिलेंडर का, 920। तो सब्सिडी से मार्केट प्राइस घटता है और टैक्सेस से मार्केट प्राइस बढ़ता है चीज़ों का। पॉइंट नंबर 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, दीज आर ट्रांसफर इनकम फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, कानून के हिसाब से हमको हर चीज़ पे कुछ जीएसटी, कुछ एक्साइज वगैरह वगैरह टैक्सेस को भरना पड़ेगा, ठीक है जी, भर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने वो टैक्स का इनकम अपने लिए करने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो वो गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर इनकम है, फैक्टर इनकम नहीं है, क्या है, ट्रांसफर इनकम। तो ये जो गवर्नमेंट की इनकम हुई इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो ट्रांसफर इनकम हुई। इधर सब्सिडीज गवर्नमेंट ने हमको दी और उस सब्सिडीज को रिसीव करने के लिए हमने कोई काम नहीं किया, हमने कोई एफर्ट नहीं की, हमने कोई लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की सर्विस किसी को नहीं दी, फिर भी हमको कुछ पैसा गवर्नमेंट से मिला सब्सिडीज के रूप में, तो वो भी हमारे लिए ट्रांसफर इनकम है और गवर्नमेंट के लिए वो ट्रांसफर पेमेंट है। समझिए ना, सब्सिडीज क्या हुई, हमारे लिए ट्रांसफर इनकम, गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर पेमेंट। टैक्सेस क्या हुए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट्स और गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर इनकम। ये जो मैंने अभी आपको बताया आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि एक ही बात को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, मनी फ्लोज फ्रॉम पीपल टू गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, जो टैक्सेस है वो टैक्स कंज्यूमर या लोगों की जेब से निकल करके गवर्नमेंट तक जाते हैं। और इधर देखिए 4th नंबर पर, मनी फ्लोज फ्रॉम गवर्नमेंट टू पीपल। ये यहाँ पर क्या होता है कि पैसा जो होता है सब्सिडीज का गवर्नमेंट से शुरू होता है और लोगों तक पहुँचता है, लोगों तक आता है पैसा। पॉइंट नंबर 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, देयर पर्पस इज टू इंक्रीज गवर्नमेंट रिवेन्यू। क्यों लगाती है गवर्नमेंट टैक्सेस, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो 5वां यहाँ पे देखते हैं सब्सिडीज के नीचे, गवर्नमेंट सब्सिडीज क्यों देती है, देयर पर्पस इज टू अकम्प्लिश द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। आज के समय में भी जब मिडिल क्लास फैमिलीज को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडीज नहीं मिल रही, आज के उस समय में भी बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को जो उज्ज्वला स्कीम के अंडर जो एलपीजी गैसेस सिलेंडर मिलते हैं उनको वहाँ पर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, आज भी देती है। तो वो गवर्नमेंट ने क्यों दिया, क्योंकि गवर्नमेंट बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए कुछ वेलफेयर करना चाहती है, उनका कुछ भला करना चाहती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया। टैक्सेस का पर्पस क्या हुआ, गवर्नमेंट को इनकम बढ़ानी है, और सब्सिडीज का पर्पस क्या हुआ कि गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर बढ़ाना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के, आपको मैंने बताया एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, और बेसिक कस्टम ड्यूटी जो हम इंपोर्ट पर पे करते हैं, टोल टैक्स आप सभी जानते हैं टोल टैक्स क्या होता है, एंट्री टैक्स किसी एरिया में किसी गुड्स की एंट्री के लिए वहाँ पर एंट्री टैक्स देना पड़ता है, तो वो एंट्री टैक्स हो गया जी। और क्या होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये क्या होता है, आप कोई भी शेयर परचेज करें, बॉन्ड परचेज करें, डिबेंचर परचेज करें मार्केट से, शेयर मार्केट से, तो वहाँ पर आपको ये परचेज करते टाइम बहुत छोटा सा परसेंटेज में एसटीटी दैट मीन्स सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भरना पड़ता है। ये भी क्या हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। स्टैंप ड्यूटी, आपके पेरेंट्स या सब जानते होंगे, आप भी जानते होंगे शायद, कोई भी प्रॉपर्टी बेचे या खरीदे तो वहाँ पे हमको रजिस्ट्री करानी पड़ती है ना प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पर जो हम स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं वो भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक एग्जाम्पल है।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अगर आप ध्यान से अपने घर में आने वाले बिजली के बिल को देखें तो वहाँ पर जो पर यूनिट चार्जेस होते हैं उसके साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी अलग से लगी होती है। तो वो जो वहाँ पे ड्यूटी या टैक्स लगा, ड्यूटी मतलब टैक्स, जैसे एक्साइज ड्यूटी मतलब एक्साइज टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। तो जो टैक्स लगा ये टैक्स भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल है। और सब्सिडीज का एग्जाम्पल देखते हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड फूड ग्रेन सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी भी इसमें आता है। जैसे किसानों को गवर्नमेंट यूरिया वगैरह खरीदने के लिए सब्सिडी देती है तो वो उसी में आएगा। फूड ग्रेन सब्सिडी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को गवर्नमेंट बहुत कम प्राइस पे राशन, दैट मीन्स व्हीट है, राइस है, शुगर है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर भी वो सब्सिडी का केस बनता है। तो ये सब जो केसेस हैं सब्सिडी के हैं, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड पे हमने जाना कि जी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फार्मूला बड़ा छोटा सा है कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में से, पूरी कंट्री के इनडायरेक्ट टैक्सेस में से, पूरी कंट्री में जो सब्सिडीज बटी हैं लोगों को और प्रोड्यूसर्स को वो लेस कर दो, तो क्या निकल आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। और देखते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है कि आप अपने सिलेबस में स्पेशली इस चैप्टर में या इससे आने वाले एक चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में या 4 में भी, तो उस चैप्टर्स में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम इस स्लाइड में आपको बता रहे हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। इसके जो हमने फार्मूला आपको पहले वाला बताया था, वो तो हमने आपको बताया था कि जो फॉर्मूले को यूज करके आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये होता क्या है, इसका इफेक्टिव क्या हुआ, वो इसका मतलब इसका रीजन क्या है इस फार्मूले को पढ़ने का, वो एक बार हम यहाँ पे एक और ढंग से बता रहे हैं आपको, सुनिए। मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, कुल मिलाकर एक साल में एक कंट्री में कुल कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया, तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट क्या है, केवल 4, इकोनॉमिक्स में केवल 4 तरह की कॉस्ट होती है। कौन सी, लैंड की कॉस्ट जिसको रेंट कहते हैं, लेबर की कॉस्ट जिसको वेजेस कहते हैं, कैपिटल की कॉस्ट जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, और एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। ये 4 कॉस्ट खर्चा की हमने, अगर हम चारों को ऐड कर दें तो ये बनता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। दैट मीन्स एक कंट्री में एक साल के अंदर कुल कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उस पूरी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट था उसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। अब इस कॉस्ट पे जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए, जैसे सब्सिडीज दी, हमने उसमें वो भी ऐड कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया, सब्सिडीज को मान लीजिए लेस कर दिया। अब जो बढ़ के प्राइस आया वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा मार्केट प्राइस। इस पेन की जो कॉस्ट है, दिस पेन हैज कॉस्टेड यू जस्ट 2 रुपीज पर पीस। अब गवर्नमेंट ने इस पे मान लीजिए 50 पैसे का टैक्स लगा दिया, तो 2 रुपीज़ का तो हो गया फैक्टर कॉस्ट, और 2.5 रुपीज़ का हो गया इसका मार्केट प्राइस। तो ये मार्केट प्राइस में से अगर मैं फैक्टर कॉस्ट घटा दूं, 2.5 रुपये में से अगर 2 रुपये में घटा दूं, तो क्या निकल आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट मीन्स 0.5। ये है इसका फंडा। इन शॉर्ट, इसी वाले फार्मूले को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, देखिए, NIT इक्वल टू MP माइनस FC। ये जो हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं ना, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज अब आने वाले जो चैप्टर हैं उसमें हम लोग ना बार बार मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट ये वाले वर्ड नहीं बोलेंगे, हम शॉर्ट में MP या FC ही बोला करेंगे। तो इसलिए हमने आपको बताया शॉर्ट में NIT इक्वल टू MP माइनस FC। ऊपर वाले फार्मूला का भी हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया। अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं जी, हम MP निकाल सकते हैं, दैट मीन्स मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे, मार्केट प्राइस को तो एक तरफ छोड़ दिया और FC को हम लोग उधर ले गए, तो क्या हुआ, FC प्लस NIT। दैट मीन्स हमने फैक्टर कॉस्ट में NIT को प्लस कर दिया तो हमारा मार्केट प्राइस आ गया। आपको थोड़ा सा अगर ये कंफ्यूजन लगता है कि सर तो भी बता रहे थे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज 2 चीज़ें होती हैं, तो ये तो यहाँ पे सर खाली टैक्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब्सिडी की बात तो क्यों नहीं कर रहे। देखिए ध्यान से, लास्ट वाली स्लाइड में क्या था, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। इस येलो वाले को आप देखिए ध्यान से, जो येलो कलर में लिखा हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी से जब लेस कर दिया गया तो जो बचा वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट इफेक्ट। अब हम इसका नेट इफेक्ट की ही बातें करेंगे आगे आगे, ठीक है। देखो, NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट कम कर दो तो आपका NIT निकल आएगा। अच्छा,
दूसरा, मार्केट प्राइस अगर निकालना है, फैक्टर कॉस्ट में आप NIT को प्लस कर दो तो आपका मार्केट प्राइस निकल आएगा। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो सिंपल है, ये भी मार्केट प्राइस में से NIT को लेस कर दो तो आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ को फार्मूला आप एक ही फार्मूले को याद करके ये तीनों में से कोई सा भी एक निकाल सकते हैं। इधर पॉइंट 1 देखते हैं, क्लियरली डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन MP एंड FC। अब मैंने बताया था ना आपको कि ये शॉर्ट में हम बात करेंगे, पूरा पूरा हर बार नहीं लिखेंगे, तो इसलिए आपको शॉर्ट में याद होना ज़रूरी है। MP फॉर मार्केट प्राइस, FC फॉर फैक्टर कॉस्ट। क्लियरली डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन MP एंड FC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन द कमिंग चैप्टर। तो 2 चैप्टर हैं आपके, चैप्टर नंबर 3 एंड 4, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आपको पता ही है, वैसे नहीं पता तो आज मालूम चल गया, कोई बात नहीं। तो उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हुए ये MP और FC का जो डिफरेंस है पता होना चाहिए। एक ही डिफरेंस है, MP और FC में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस है, NIT क्या होता है जी, NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको हम NIT बोलते हैं। इतना सा बात है बस, है ना। आप ऐसे करके याद कर लिया करो इन चीज़ों को। और बेटर है जब आप ये क्लासेस ले रहे होते हो ना, तो अपने पास एक छोटा सा नोटबुक लेके बैठो और उस नोटबुक में जो मेन पॉइंट्स है ना, मेन फॉर्मूले, उनको आप लिख लो, पॉज करके फटाफट से वो लिख लिया, फिर रिज्यूम करके फिर आगे देखना शुरू किया वीडियो को। और जैसे ही वीडियो खत्म हुई, आपने सारे एक बार वो ना नोट्स को पढ़ के एक बार देख के पढ़ लिया उसको, उससे आपको चीज़ें रिकैप भी हो जाएंगी और आपको ना वो ये चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी, बजाय इसके कि आप वीडियो को देखो और देख के फिर बंद किया और सब अपने काम में बिजी हो गए और फिर सब भूल भाल गए क्या पढ़ा था हमने। एक बार आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे और उनको क्लास के बाद एक बार फिर से पढ़ लोगे तो वो चीज़ें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। पॉइंट 2, कंसेप्ट ऑफ NIT डज नॉट अराइज इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। भाई NIT में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज कौन देता या लेता है, गवर्नमेंट। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट होती ही नहीं है ना, हमने आपको ये पिछली क्लास में बताया हुआ है, इसका ऊपर बटन होगा, आप उस पर चेक कीजिए। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में केवल 2 लोग होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, वहाँ पे गवर्नमेंट होती ही नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि टू सेक्टर इकोनॉमी में तो NIT वाला फंडा ही नहीं होता है, 3 सेक्टर में होता है और 4 सेक्टर में होता है, ऐसा हम अगले पॉइंट में बता रहे हैं, देखिए। बट फॉर ए 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी यू मस्ट लर्न द कंसेप्ट ऑफ NIT। क्यों, क्योंकि जी 3 सेक्टर में और 4 सेक्टर में गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट हमेशा टैक्सेस लेती है और कहीं कहीं पे सब्सिडीज भी देती है वापस। तो अगर आप 3 सेक्टर या 4 सेक्टर का पढ़ रहे हैं तो आपको ये NIT का कंसेप्ट जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको मार्केट प्राइस भी आपके सामने आएगा और बार आपके सामने फैक्टर कॉस्ट भी आएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, NIT होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक प्रीवियस क्लास में, मुझे नंबर याद नहीं है, तो ऊपर बटन है, आप चेक कीजिए, उसमें आपको ये हमने बताया था कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में हम केवल टू सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ रहे हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, टॉपिक नंबर था 1.2, उसका टाइटल था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो उस चैप्टर में, उस टॉपिक में हमने केवल टू सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ा था और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि केवल उस वाले चैप्टर में वो था टू सेक्टर, बाकी सिलेबस में आपका तो 3 और 4 भी आएगा। तो अब जो है ना 3 सेक्टर और 4 सेक्टर पढ़ने का टाइम धीरे धीरे आ रहा है, तो इसलिए आपको NIT का वाला फंडा आपको पता होना चाहिए। रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। 3 में क्या होता है, ये दोनों तो है ही हैं, साथ में एक और ऐड हो गया गवर्नमेंट, तो 3 हो गया अभी ये। और 4 में क्या हो गया, एक और ऐड हो गया एक्सटर्नल सेक्टर, जहाँ पे हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बातें करते हैं। तो 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, ये तो हो गया 4। एक को हटा दो तो आपके बच के 3, इसको भी हटा दिया तो बच गए आपके 2। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस चैप्टर एंड ऑनवर्ड्स हम लोग 3 और 4 सेक्टर ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको NIT का कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। जो हमने फार्मूले, आपको 3 यहाँ पे फार्मूले बताए, इनको हमें एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, फैक्टर कॉस्ट ऑफ एन LPG सिलेंडर incurred by भारत पेट्रोलियम इज इक्वल टू ₹800। भारत पेट्रोलियम, जिसको हम शॉर्ट में BP भी बोलते हैं, तो उन्होंने एक LPG सिलेंडर का मैन्युफैक्चरिंग किया और उसकी कॉस्ट आई उनकी 800 रुपये। ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। दैट मीन्स उस सिलेंडर को बनाने के लिए उन्होंने जितना भी प्रोपोर्शनेटली रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट खर्चा किया, ये सब मिला के हुआ फैक्टर कॉस्ट, जो कि था 800 रुपये। आगे देखते हैं।
जीएसटी ऑन द सेम इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन भारत पेट्रोलियम, उसका 25% क्या किया, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया। तो 800 का 800 का 25% कितना हुआ, ₹200। तो 200 क्या लग गया, उस पर जीएसटी लग गया जी। अब देखिए, तो जब कंज्यूमर ने खरीदा तो गवर्नमेंट ने एक काम और किया, क्या कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी कंज्यूमर को, कितने रुपए की, ₹50 की। हाउस होल्ड को एलपीजी सिलेंडर के परचेज पर गवर्नमेंट ने मान लीजिए ₹50 की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पे तीन बातें आई, उसकी जो कॉस्ट थी बनाने की एलपीजी सिलेंडर को, वो ₹800 थी। गवर्नमेंट ने ₹200 का टैक्स लगाया और ₹50 की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। हमने निकाला नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी। कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, फॉर्मूला इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं। ₹200 का इनडायरेक्ट टैक्स था जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, और ₹50 की सब्सिडी थी। दैट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स बचा एनआईटी ₹150। क्लियर। तो यहाँ तक तो आपको मालूम चल गया ना, गवर्नमेंट को ₹200 मिले और गवर्नमेंट ने ₹200 में से ₹50 वापस कर दिए कंज्यूमर्स को। तो गवर्नमेंट को नेट इनकम कितनी हुई इंडायरेक्ट टैक्सेस की, ₹150। और देखते हैं जी, फैक्टर कॉस्ट कितनी थी, फैक्टर कॉस्ट तो लिखा ही हुआ है, कितनी थी, ₹800 थी, वो हमने लिख दिया ₹800। और मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, है ना, ये लिखा हुआ ना, MP इज इक्वल टू FC प्लस एनआईटी। इस वाले फॉर्मूले को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, MP इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इक्वल टू ₹800 प्लस ₹150। कितना, ₹950 का आपको सिलेंडर पड़ा। दैट मीन्स उसका एलपीजी सिलेंडर का जो मार्केट प्राइस था फाइनल, वो हुआ ₹950। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आपको थोड़ा सा समझने में हल्का सा प्रॉब्लम लग रहा है अभी कि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी पॉज कीजिए और इस सबको ना, जो हमने नीचे एग्जांपल दिया ये वाला, इसको आप दोबारा देखिए, अपने अपने आराम से तसल्ली से देखिए। इसमें 2 मिनट 3 मिनट तक पॉज करके देखिए आराम से इसको। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आप एक बार में ही समझ जाएंगे। इसको समझ भी चुके होंगे। जिनको अगर लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है तो पॉज कीजिए, फिर से देखिए। ठीक है, इसके साथ हमारी ये टॉपिक 2.6 जिसका नाम था NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर खत्म हुआ। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद जो अगला टॉपिक आएगा 2.7, वो एक और इम्पोर्टेंट होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIA। हमने पहले प्लान किया था कि इन दोनों को 2.6 और 2.7 को क्लब करके एक ही क्लास में पढ़ाएं, फिर हमें लगा कि नहीं वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा 2.7 आएगा, NFIA। और हर चैप्टर की एग्ज़ाम सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल है चैनल पर, आप उनकी एग्ज़ाम सीरीज़ को चेक कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को सोल्व करने की। साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे जो क्वेश्चंस आपके डाउट हों, कुछ सोल्व नहीं होते हों या मुश्किल लगते हैं आपको, उनको आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए वीडियोस को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको इस वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं 2.7 में बहुत जल्दी, तब तक बाय बाय।